नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आरो यारो एग्ज़ाम के लिए 100 दिवसीय जो हमारी रिवीजन सीरीज़ गतिमान है, आज उसका 11वाँ दिन है। इससे पहले जो 10 वीडियोज़ मैंने यहाँ से अपलोड किए हैं, उन सभी वीडियोज़ पर आपकी जो प्रतिक्रिया रही है, आपका जो रिस्पॉन्स रहा है, वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, काफ़ी शानदार रहा है। और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स जब देखने को मिलता है तो उससे कहीं न कहीं आगे और भी बेहतर काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। लेकिन पॉजिटिव कमेंट्स के साथ-साथ में आप कमियाँ भी ढूँढने का प्रयास किया कीजिए। आप जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं वो अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर भी चीज़ों में कुछ कमी आपको नज़र आ रही है तो उनको भी वहाँ पे पॉइंट आउट किया कीजिए। जिससे मुझे और भी चीज़ों को सुधारने में मदद मिलेगी और भी बेहतर मैं आप लोगों के लिए कर पाऊँगा। है ना? एक कमेंट आप लोगों का काफ़ी बार पूछा गया है कि आपके व्यूज़ कम आते हैं, इस वजह से कहीं आप ये सीरीज़ बंद तो नहीं कर देंगे, है ना? और ये प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, आपकी जो ये क्वेरी है, इसको मैं यहीं पर शांत कर देता हूँ। चाहे व्यू 1 भी नहीं आए, चाहे 5 आएँ, चाहे 10 आएँ, उससे मतलब नहीं है। जब काम स्टार्ट किया है तो इसको ख़त्म करेंगे और बिल्कुल एग्ज़ाम तक लेके जाएँगे। जो भी प्रॉमिस आपसे मैंने किया है इस सीरीज़ को लेकर के, ये पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट होगी और ये उम्मीद यहाँ से की जा सकती है कि इससे आपको काफ़ी जो हेल्प है, वो आपके एग्ज़ाम में मिलेगी। है ना? तो आज 11वां दिन है और आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो रहेंगे सर हमारे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ में यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को देखेंगे। इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल और कुछ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को आज इसमें हम देखने वाले हैं और हिंदी में थोड़ा सा डिले हुआ है। कल से 100% आपको जो है हिंदी की क्लासेस मिलने लग जाएंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 6 क्लासेस पूरा टॉपिक वाइज और उसके बाद में क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। निम्न में से किसने कहा था कि मुद्रा यानी जो करेंसी होती है वो एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो देखिए, मुद्रा या करेंसी की जब भी बात आती है तो मुद्रा की कई परिभाषाएं अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो भी अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा दी गई है ना? तो एक ऐसे ही अर्थशास्त्री से रॉबर्टसन, उनके द्वारा मुद्रा को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में, एक वृहद क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर कुछ और भी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मुद्रा को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो कुछ अलग अलग अर्थशास्त्री और खास करके जो हमारे ऑप्शंस में दे रखे हैं, प्रोफेसर कीन्स, प्रोफेसर नैप और प्रोफेसर पीगू, इन्होंने करेंसी को या मुद्रा को किस तरीके से डिफाइन किया है, किस तरीके से परिभाषित किया है, वो जानते हैं। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार मुद्रा की परिभाषा क्या है? ये बताते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा ऋण संविदा और मूल्य संविदा का क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है। यानी जब भी हमको कोई ऋण लेना हो तो हम किसके रूप में लेते हैं? करेंसी के फॉर्म में लेते हैं। और ऐसे ही हमें किसी वस्तु का मूल्य चुकाना हो, यानी अब हम कुछ खरीद करके ला रहे हैं और उसके लिए हमको कुछ देना है तो हम क्या देते हैं? करेंसी देते हैं। देखिए, वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी वो प्राचीन काल में चलती थी। जहाँ पर कोई करेंसी का अस्तित्व नहीं था, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति के पास में एक दूसरी वस्तु है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास में कोई दूसरी वस्तु है और वो दूसरे वाले की वस्तु पहले वाले को चाहिए और पहले वाले की वस्तु दूसरे वाले को चाहिए, तो वो आपस में क्या कर लेते थे? आदान प्रदान कर लेते थे। मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल चाहिए, मेरा गेहूं ले लो, अपना चावल मुझे दे दो। तो वो एक वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लेकिन मुद्रा के आने के बाद में जो भी वस्तुओं की खरीदा बेची या जो भी चीज़ें होती हैं वो करेंसी की फॉर्म में होती हैं। तो प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा जो भी ऋण संविदा हैं या मूल्य संविदा हैं, उनका क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है, उनको पे किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर पीगू, ये क्या बताते हैं मुद्रा के बारे में? ये कहते हैं कि वह वस्तु जिसको विस्तृत क्षेत्र में विनिमय माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। विनिमय माध्यम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया विनिमय। विनिमय जैसे पुराने समय में वस्तु विनिमय चलता था मुद्रा का, जहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं था। आज हम जो विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। विनिमय का मतलब एक तरह का एक्सचेंज हो गया। आप दुकान पर कोई भी सामान लेने गए तो आपने क्या किया? सामान दुकान से ले लिया और आपने अपनी जेब से निकाल करके पैसा दुकानदार को दे दिया। तो कुछ चीज़ों का क्या हुआ? यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, विनिमय हुआ। आपकी जेब से पैसा गया, आपको जो वस्तु चाहिए थी वो आपको मिल गई, है ना? तो प्रोफेसर पीगू यही कहते हैं कि वह वस्तु जिसको एक बड़े क्षेत्र में, है ना,
जैसे हमारा भारत का ही एग्जाम्पल ले लो, भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है, रुपया हमारी क्या है, करेंसी है। तो एक विस्तृत क्षेत्र में ये क्या है, एक मोड ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का क्या है, माध्यम है, ठीक है। और इसको क्या है, स्वीकृति भी प्राप्त है। स्वीकृति कौन दे रहा है इसको, भारत सरकार, आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही तो मुद्रा हमारी जारी करती है। तो वह वस्तु जिसको एक विस्तृत क्षेत्र में विनिमय माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो और अधिकांश लोग, ठीक है, उसे वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप जैसे हमारे यहाँ पे क्या चलता है, रुपया चलता है। आप कोई आप दूसरी चीज़ ला करके दोगे और सामान लेने जाओगे तो ऐसे दुकानदार आपको वो सामान नहीं देगा। जाहिर सी बात है, उसको पता है कि हमारे देश की करेंसी रुपी है और रुपी लेकर के आप जाएंगे तभी आपको कोई चीज़ मिलेगी, है ना। तो अधिकांश लोग जो भी मुद्रा है या जो भी करेंसी है उसको वस्तुओं के या सेवाओं के भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो पैसा लेने के लिए कौन तैयार नहीं है, आज के टाइम पे हर कोई तैयार है, ठीक है। तो ये प्रोफेसर पीगू के अनुसार मुद्रा की परिभाषा है। एक बार फिर से देखते हैं, वह वस्तु जिसको विस्तृत क्षेत्र में विनिमय के माध्यम में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिकांश लोग उसे वस्तुओं की सेवाओं के भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं, उसे लेने के लिए भी तैयार हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको करेंसी कहा जाएगा। और इसी तरीके से प्रोफेसर नैप ने ये मुद्रा की एक परिभाषा दी है और ये बड़ी साधारण सी परिभाषा है, ऐसी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है। यानी राज्य ने या देश ने किसी चीज़ को करेंसी घोषित कर दिया तो वही मुद्रा जो है बन जाएगी, वही मुद्रा कहलाएगी, ठीक है। तो प्रोफेसर नैप का जो कॉन्सेप्ट है करेंसी के बारे में, मुद्रा के बारे में, इसको बोला जाता है वैचारिक मुद्रा की अवधारणा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ विषय दे रखे हैं, उनमें से किसका जो अध्ययन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसी का एक दूसरा टर्म है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की सीरीज़ अगर आपने किसी में से, मतलब आप में से किसी ने एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की सीरीज़ अगर किसी ने देखी होगी तो उसको ये सारी कॉन्सेप्ट जो हैं वो पता होंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीज़ें उनको पता होंगी। पहले ही मैं जो इकोनॉमिक्स वाली सीरीज़ है उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात हो रही है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो नियोजन यानी जो प्लानिंग होती है ना, एक बृहद स्तर पर जो प्लानिंग होती है उसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है। बाकी वैयक्तिक इकाई, फर्म, यानी किसी भी व्यक्ति का जो कोई इंडिविजुअल कोई फर्म कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, फैक्ट्री कह सकते हैं, वो है तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। आप में से किसी की भी कोई इनकम है ना, हर आदमी की कोई ना कोई इनकम होती है, तो उसकी जो इनकम है उस इनकम के आधार पर वो भी एक छोटी सी अर्थव्यवस्था चला रहा है, तो वो आय जो है वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन होगा। और जो नॉर्मल बाजार होता है अपना, उसका अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको हम समझें तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे कोई भी घर है, आप लोगों का भी घर होगा, आप लोगों की कुछ आमदनी होगी, आपके घर की कोई भी आमदनी होगी, आप कहीं जॉब करते हैं या आपके फैमिली में से जो भी कह सकते हैं हेड ऑफ़ द फैमिली होंगे वो कहीं पे जॉब करते हैं, उनकी कोई इनकम है, तो वो इनकम एक टाइम पीरियड में आती होगी और फिर वो इनकम आपकी घर से जाती भी होगी। यानी जब आप चीज़ें खरीदते होंगे, सेवाएं खरीदते होंगे, तो उनके लिए आपको भुगतान भी करना होता होगा, है ना। तो घर के लेवल पर भी, यानी जिस तरीके से आप देखेंगे पूरे देश के लेवल पर पूरी कंट्री का एक इनकम होता है और कंट्री के कुछ खर्चे भी होते हैं। तो एक आमदनी का आना और खर्चों का जाना, तो ये चलता रहता है एक बड़े लेवल पर भी। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है एक छोटे लेवल पर भी चलता है, एक कह सकते हैं पार्टिकुलर होम के लेवल पर भी चलता है, घर के लेवल पर भी चलता है। घर में भी एक इनकम होती है और घर में से भी पैसा जाता है जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या किसी भी सेवा के लिए कुछ भुगतान करते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को हम एक छोटे लेवल पर देखते हैं, ठीक है, एक छोटे लेवल की अर्थव्यवस्था इसको आप कह सकते हैं, तो वो जो है वो किसके अंतर्गत आएगी, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब सूक्ष्म, छोटे लेवल पर, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक बड़े लेवल पर। जब आप अर्थव्यवस्था का अध्ययन या अर्थव्यवस्था के किसी कंपोनेंट का अध्ययन एक बड़े लेवल पर कर रहे हैं,
एक वृहद स्तर पर कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर कर रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो उससे जुड़ी हुई होंगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है सर? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मतलब एक छोटे लेवल पर अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ों को रन करना, है ना। तो सबसे पहले तो ये दोनों शब्द जो थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन शब्दों का सबसे पहले यूज किसने किया था, ये शब्द किसने दिए? तो ये शब्द दिए थे रैगनर फ्रिश ने। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का सबसे पहले यूज किया रैगनर फ्रिश ने। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं। वैसे मैं काफ़ी समझा चुका हूँ इसके बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह ब्रांच है, वह शाखा है जो वैयक्तिक इकाइयों से संबंध रखती है ना। क्योंकि देश के लेवल पर देखते हैं तो वो वैयक्तिक चीज़ नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था है वो वैयक्तिक चीज़ नहीं है, वो पर्सनल चीज़ नहीं है, वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था है। उस अर्थव्यवस्था की जब काउंटिंग करी जा रही है तो उसमें देश के नागरिकों की इनकम, उनकी सेवाओं के बदले उनको जो पैसा मिल रहा है, वो सारी चीज़ें मतलब एक बड़े लेवल पर वो एक किसी इंडिविजुअल, यानी मान के चलो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो प्रधानमंत्री की अर्थव्यवस्था नहीं है, वो राष्ट्रपति की अर्थव्यवस्था नहीं है ना, वो आरबीआई की अर्थव्यवस्था नहीं है। तो किसी इंडिविजुअल फर्म की या इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति है उसकी वो अर्थव्यवस्था नहीं है। और जब व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में हम देखते हैं तो ये क्या है? वैयक्तिक इकाइयों से संबंध रखती है, इंडिविजुअल फर्म से संबंध रखती है। तो ये जो वैयक्तिक इकाई है, ये कोई फर्म हो सकती है, कोई उद्योग हो सकता है, कोई मार्केट हो सकता है, किसी व्यक्ति की आय हो सकती है, कोई विशिष्ट वस्तु है उसकी कीमत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कंसीडर करी जाएंगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में सर। समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत चीज़ों का अध्ययन जो होता है वो एक बड़े स्तर पर, एक ब्रॉड लेवल पर किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल आय, जैसे हमारी राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, वो काय में आएगा? वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। कुल रोजगार कितने दिए जा रहे हैं, कुल रोजगारों से कुल इनकम कितनी हो रही है, वो सारी चीज़ें भी समष्टि अर्थशास्त्र में। कुल विनियोग हो गया, कुल उपभोग हो गया, कीमत स्तर हो गया, नियोजन से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें, इनका अध्ययन जो किया जाएगा वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या करता है? अनुकूलन स्थिति प्रदान करने में सहायक होता है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कथन कारण से जुड़ा हुआ है। कथन है कि प्रत्यक्ष कर दायित्व को व्यक्ति किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। प्रत्यक्ष कर दायित्व जो होते हैं व्यक्ति किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप यहाँ से समझें कि आप जैसे जो इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स है, वो देते होंगे। तो ये आपका क्या है? कर देने का एक प्रत्यक्ष कर दायित्व है। प्रत्यक्ष रूप से आप कर दे रहे हैं, ये आपका दायित्व बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर या किसी दूसरी फर्म के ऊपर या दूसरी यूनिट के ऊपर, दूसरी इकाई के ऊपर हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये काम आपका है, आपको ही पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये पहला हो गया कि प्रत्यक्ष कर दायित्व को किसी व्यक्ति प्रत्यक्ष कर दायित्व को व्यक्ति किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। पूंजीगत लाभ कर जो है एक प्रकार का कैसा कर है? ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। तो ये दोनों कथन अपने आप में सही हैं, लेकिन कारण का कथन से कोई संबंध नहीं है। मतलब ये जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ना। अपने आप में दोनों कथन सही है, तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका यहाँ से सही हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सा समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, कैसे टैक्स होते हैं? डायरेक्ट टैक्स ऐसे ये टैक्स होते हैं जिनमें जो भी कर देने वाला व्यक्ति होता है, जो भी टैक्स पेयर होता है, वो सीधे कर लगाने वाले प्राधिकारी को क्या करता है? भुगतान करता है। जिस प्राधिकारी ने कर लगाया है उसके ऊपर वो डायरेक्ट उसी को क्या करता है? पे कर देता है, भुगतान कर देता है। वह इस दायित्व को किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। भारत में जो करों का संग्रह है, खास करके डायरेक्ट टैक्सेस का जो वो कलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष करों का संग्रह है, वो जो है कौन करता है? उसके लिए जिम्मेदार जो संस्था है वो कौन है? तो ये है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी जिसको कहते हैं, और ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक टर्म और यूज हुआ है इस प्रश्न में, पूंजीगत लाभ कर। ये क्या होता है? तो सबसे पहले तो जो पूंजीगत लाभ कर होता है ये एक प्रकार का कैसा टैक्स है?
डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। किसी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या कोई भी प्राप्ति पूंजीगत लाभ से आय कहलाती है। तो पूंजीगत संपत्ति जो है वो क्या है? देखिए, आपकी पूंजी क्या होती है? आपकी कोई भूमि है, आपका कोई भवन है, आपके घर की कोई संपत्ति है, आपका वाहन है, आपका कोई पेटेंट है, आपका कोई ट्रेडमार्क है, पट्टे पर आपका अधिकार है, कोई मशीनरी है, कोई ज्वेलरी है। तो ये सभी क्या है? पूंजीगत संपत्ति है ना? और इनकी जब भी कभी बिक्री करी जाती है तो इससे जो आपको प्राप्तियां होती हैं या इससे जो भी लाभ आपको होता है वो किसके अंतर्गत आएगा? पूंजीगत संपत्ति सॉरी पूंजीगत लाभ से आय जो है इसको हम कहेंगे, और इस पर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे पूंजीगत लाभ कर, जो कि एक प्रकार का कैसा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है, SEZ जिनको हम कहते हैं, ये टर्म आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा। SEZ, सॉरी है ना, जी बोल गया था मैं, जेड है, SEZ। तो ये होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी इन्हीं को हिंदी में हम बोलते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन और क्रमबद्ध विकास के लिए गठित बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अध्यक्ष कौन होता है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भी वाणिज्य सचिव होता है वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अध्यक्ष होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन और क्रमबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बोर्ड ऑफ अप्रूवल का गठन किया है। सेज स्थापना संबंधी अधिनिर्णय जो लेता है वो इसी बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं। सेज यहाँ पर मैं किसको कह रहा हूँ? SEZ। ठीक है, यही जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, इन्हीं को सेज बोल दिया जाता है संक्षेप में। तो किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करी जानी है, किसी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करी जानी है, तो उसकी स्थापना से संबंधी जो निर्णय होगा वो इसी बोर्ड ऑफ अप्रूवल के द्वारा जो है वो डिसीजन यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो बोर्ड होता है, इस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रश्न में भी था। वाणिज्य विभाग का जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, वो इस बोर्ड का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, सेज होते हैं, किसी देश के अंदर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में ये देखे जाते हैं, और उस भौगोलिक क्षेत्र को व्यापार और शुल्क संबंधी विशेष छूटें प्राप्त होती हैं, है ना? इस भौगोलिक क्षेत्र से निर्यात, व्यापार, उत्पादन या अन्य जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, उनको क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। सेज को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं या इसको जो भी फ्री हैंड दिया जाता है, स्वायत्तताएं दी जाती हैं, इसके कारण इसको एक नाम दे दिया जाता है। इसको बोलते हैं देश में स्थित विदेशी क्षेत्र, है ना? क्योंकि इस पर बहुत सारे जो रूल हैं वो एक तरीके से कैसे होते हैं? थोड़े से हल्के होते हैं। बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस इस पर नहीं होती हैं। व्यापार को, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इनको थोड़ी छूटें प्रदान की जाती हैं। तो इसको बोल दिया जाता है देश में स्थित विदेशी क्षेत्र। इसकी स्थापना के लिए संसद ने वर्ष 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो था, सेज अधिनियम जो था, वो पारित किया था, और ये प्रभावी कब से हुआ था? फरवरी 2005 से ये प्रभावी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में बॉम्बे रूट और दिल्ली रूट, ठीक है, ये दो शब्द यूज किए जाते हैं, ये दो टर्म यूज किए जाते हैं। इन दोनों टर्म्स का संबंध निम्न में से किस चीज़ से है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये जो टर्म है बॉम्बे रूट और दिल्ली रूट, इन टर्म्स का संबंध जो है इन्वेस्टमेंट से होता है, निवेश से होता है। अब ये होते क्या हैं, इनको थोड़ा सा जानते हैं। भारत में विदेशों से होने वाले निवेश को बोलते हैं हम FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यानी भारत की कोई भी फर्म है, भारत का कोई क्षेत्रक है, कोई सेक्टर है, या भारत का कोई उद्योग है, उस उद्योग में मान करके चलिए विदेश से कोई क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जो पैसा आएगा बाहर से हमारी कंट्री में, वो किस कैटेगरी का पैसा होगा, या उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये दो तरीके का होता है। पहला स्वचालित मार्ग, है ना? पहला जो पैसा होता है या पहला विदेशी निवेश जो होता है एक तरह का, उसको बोलते हैं हम स्वचालित मार्ग। और दूसरी तरह का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसको बोलते हैं हम सरकारी मार्ग, है ना? तो इन्हीं स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्गों को हम बॉम्बे रूट और दिल्ली रूट बोलते हैं। तो अब इनको बॉम्बे रूट और दिल्ली रूट क्यों बोला जाता है ये समझेंगे। स्वचालित मार्ग पहले समझिए। स्वचालित मार्ग को प्रचलित रूप से हम बॉम्बे रूट कहते हैं। जो बॉम्बे रूट यूज हुआ है ये स्वचालित मार्ग होता है, किसका?
निवेश का, इन्वेस्टमेंट का। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्र घोषित किए जाते हैं जिन्हें एफडीआई प्राप्त करने के लिए सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अगर कोई फर्म है या कोई भी चीज़ है जिसको बाहर से क्या मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट मिलता है या बाहर से पैसा उसमें लगाया जा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है ना? तो इसको बोलते हैं हम बॉम्बे रूट। और दूसरा वाला जो होता है सरकारी मार्ग, है ना? सरकारी मार्ग में क्या होता है, उसमें कोई भी पैसा जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बाहर से, जो भी एफडीआई होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा, वो निवेश होने से पहले उसको गवर्नमेंट की या जो हमारी केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी पूर्वानुमति है, ठीक है, वो आवश्यक होती है। तो उसको हम दिल्ली रूट कहते हैं, क्योंकि जो सरकार है वो एक तरह से, दिल्ली हमारी राजधानी है और पूरे जो सरकारी महकमा होता है वो एक तरह से दिल्ली से ही संबद्ध होता है, तो इसको दिल्ली रूट इसी वजह से हम बोल देते हैं। तो पहला वाला जो था बॉम्बे रूट, इसमें कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसको प्राप्त करने की तिथि के 30 दिन के अंदर अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसकी सूचना देना कंपलसरी होता है। हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से पहले सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो भी निवेश है वो अगर प्राप्त हो गया है तो उसकी प्राप्ति के 30 डेज के अंदर जो है आरबीआई को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होता है ना? अब दिल्ली रूट के बारे में बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत क्या है कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्र घोषित किए जाते हैं जिनको एफडीआई प्राप्त करने के लिए सरकार की या आरबीआई की पूर्वानुमति जो होती है वो कंपलसरी होती है, परमिशन चाहिए ही चाहिए, उसी के बाद में निवेश ले सकते हैं। इस मार्ग से निवेश करना थोड़ा सा जटिल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी परमिशंस वगैरह जो है वो देखनी पड़ती हैं। और इस श्रेणी में जो निवेश होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं। संवेदनशील जो सेक्टर्स हैं उसमें जो है वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए जो हमारा सेक्टर है या अंतरिक्ष विभाग है, इसमें कोई भी निवेश होता है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सरकार की पूर्वानुमति जो है आवश्यक होती है, ठीक है? कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? मैं आशा करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको। वैसे हमारे चैनल का जो एक टैगलाइन है वो आपने देखा नहीं होगा। हमारे चैनल का जो लोगो बना हुआ है उसमें एक चीज़ लिखी हुई है बड़ा, इस वीडियो के बैकग्राउंड में भी आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर थोड़ा सा नज़र डालिएगा। बहुत गहरी बात उसमें मैंने कही है, मतलब मैंने नहीं की है, वो मैंने कहीं से लिया है और वो बहुत ही शानदार चीज़ उसमें कही गई है। क्षणश कणश्चैव विद्यामर्तम च साधयेत्। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे बीच में, आपको 2 मिनट रोकते हुए? इसका मतलब बहुत ही गहरा है। इसका अर्थ आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्षण क्षण का सदुपयोग करने से, अपने समय का जो भी आपका टाइम है जिसमें आप पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं क्या कोई तैयारी कर रहा है या कोई कोई और भी काम कर रहा हो सकता है, लेकिन जो अपना समय है, जिस समय को वो उस काम में लगा रहा है, उस समय का एक एक क्षण अगर सही तरीके से यूज किया जाए, है ना, तो उससे क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, विद्या मिलती है, विद्या। और कण कण का अगर सही यूज किया जाए, आपके पास एक पाई है, मतलब पाई का मतलब एक कह सकते हैं एक सिक्का है, ऐसे ही एक एक सिक्का जोड़ करके उसका एक सही सदुपयोग किया जाए तो उससे अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ मतलब धन का जो है संचय होता है ना? तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, विद्या और अर्थ का संचय। तो ये चीज़ें कैसे होंगी कि आपको अर्थ के पीछे नहीं भागना है, आपको पहले विद्या के पीछे भागना है, आपको नॉलेज के पीछे भागना है, आपको ज्ञान के पीछे भागना है। और ज्ञान कैसे मिलेगा, जब आपके पास जो भी समय है उसके एक एक क्षण का आप सदुपयोग करेंगे। तो जब आप एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे, उसके बाद में जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आपको जो विद्या प्राप्त होगी, आपको जो नॉलेज प्राप्त होगी, उसके बाद में अर्थ का सृजन आप अपने आप कर सकते हैं, है ना? तो यही है, मैं आपका बहुत कम समय लेता हूँ, दिन में एक ही वीडियो बनाता हूँ और उसमें पूरा का पूरा एफर्ट जो है उसको डालने की कोशिश यहाँ से की जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए सार्थक जरूर होंगी, आज नहीं तो कल। छठवां क्वेश्चन है हमारा, ऐसे श्रमिक जो घर से कार्य करने को क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, विशेष रूप से जो वर्क फ्रॉम होम की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ऐसे श्रमिक जो घर से कार्य करने को प्रायोरिटी देते हैं, खास करके इंटरनेट वगैरह इन चीज़ों के माध्यम से, उन श्रमिकों को किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है? तो कुछ कैटेगरी दे रखी है, ब्लू कॉलर श्रमिक, वाइट कॉलर श्रमिक, गोल्डन कॉलर श्रमिक, ओपन कॉलर श्रमिक। तो जो घर से कार्य करने को प्रायोरिटी देते हैं उनको बोला जाता है ओपन कॉलर श्रमिक, ठीक है? अब इसमें से जो 3 अन्य दे रखे हैं, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, गोल्डन कॉलर, इसमें कौन-कौन से लोग आते हैं, इनको थोड़ा सा देखते हैं। ब्लू कॉलर श्रमिक वे श्रमिक होते हैं
जो कि शारीरिक श्रम करते हैं मेनली, है ना? शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर जिन्हें घंटे के हिसाब से उनका जो भी पारिश्रमिक है, पैसा है वो मिलता है, उनको ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। व्हाइट कॉलर श्रमिक किसको कहा जाता है? इसके अंतर्गत सैलरी लेने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। ये कर्मचारी होते हैं जो एक निश्चित कार्यालय में, एक निश्चित ऑफिस में काम करते हैं। इसके अंतर्गत आप जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको रख सकते हैं, है ना? ये व्हाइट कॉलर श्रमिक होते हैं। गोल्डन कॉलर श्रमिक के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं? इसका उपयोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से जैसे जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, शोध वैज्ञानिक हैं, वे सभी जो होते हैं वो गोल्डन कॉलर श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है ना? 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत के भुगतान संतुलन खाते के पूंजी खाते के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा एक भारत के भुगतान संतुलन खाते के पूंजी खाते के अंतर्गत नहीं आता है? अब देखिए, मैं इसी वजह से जब भी इकोनॉमिक्स की क्लास आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको ये टर्म का मतलब पता होगा, है ना? मैंने फिर भी कहा है थोड़ा सा देख लेना। अगर आप 11th-12th की भी देख लेंगे, 2 दिन में ख़त्म कर देंगे आप उसको। अगर देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की, 2 दिन में आप उसको पूरा कर देंगे। 11th-12th का देख लेंगे तो उसमें ये सारे टर्म आपको समझ में आ जाएंगे। भुगतान संतुलन क्या है, पूंजी खाता क्या है ना? कैपिटल अकाउंट जो होता है उसको, वो मतलब क्या होता है कैपिटल अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि कौन सा एक भारत के भुगतान संतुलन खाते के पूंजी खाते के अंतर्गत नहीं आता है? तो निजी अंतरण जो होता है वो जो है भुगतान संतुलन खाते के पूंजी खाते के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो भी एफडीआई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, बाहर से लिया गया वाणिज्यिक रूप से, कमर्शियली जो डेप्ट लेते हैं बाहर से, जो उधारी आती है, वो भी जो है भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। और किसी भारतीय के द्वारा जो शेयरों की खरीद करी जाती है ना, ये फ्रांस से कलर टाइप हो गया है, तो ये शेयर वगैरह की जो खरीद की जाती है तो ये भी जो है भुगतान संतुलन खाते के पूंजी खाते के अंतर्गत आता है ना? व्याख्या देखते हैं। निजी अंतरण या निजी प्रेषण, ठीक है, इसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो निजी अंतरण या निजी प्रेषण भुगतान संतुलन खाते के चालू खाते यानी करंट अकाउंट के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। और कौन कौन से ऐसे हैं जो भुगतान संतुलन खाते के पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसमें आ जाते हैं। बाहरी वाणिज्यिक उधार जो होते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो भी होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। किसी अन्य देश में शेयरों की खरीद या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो होता है वो जो है वो भी भुगतान संतुलन खाते के पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बैंकिंग पूंजी जो है, जिसमें अनिवासी जमा भी शामिल है, यानी भारतीय लोगों की जो भारत में नहीं रहता है और भारत से बाहर रहता है और विदेश में कमाता है, उसकी जो भी इनकम है वो बैंक में जमा है। बैंकिंग पूंजी जिसमें अनिवासी जमा भी शामिल है, ये भी भुगतान संतुलन खाते के पूंजी खाते के अंतर्गत यानी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है ना? 9th क्वेश्चन है, ये कुछ योजना या अभियान दे रखे हैं, ये कब स्टार्ट हुए थे, पहले से ही मैच्ड हैं। सुगम्य भारत अभियान ये 3 दिसंबर 2015 को स्टार्ट हुआ। पीएम स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, से जुड़ी हुई जो योजना थी स्वनिधि, पीएम स्वनिधि योजना इसको कहा जाता है, ये 1 जून 2020 को चालू की गई। निपुण परियोजना ये 20 जून 2022 को शुरू हुई और पीएम श्री स्कूल योजना ये आपकी 5 सितंबर 2022 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कुछ घटनाएं दे रखी हैं, इन पर विचार करना है और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुरू होना, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होना, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण होना और सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया जाना। तो ये इसमें से इसको एक ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें से सबसे पहले जो घटनाक्रम हुआ वो भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत। इसके बाद में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। इसके बाद में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इंदिरा गांधी के समय में और इसके बाद में हुआ आपका 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम। चारों को समझते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966, 67, 66 के आसपास की गई। इस क्रांति का प्रारंभ जो हुआ, ये क्वेश्चन यार आज डबल डल गया है ना? लास्ट में जब हम कृषि वाला पोर्शन के क्वेश्चन बना रहे थे तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दे दिया और वो उधर भी हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। इस क्रांति का प्रारंभ खरीफ की फसल से हुआ था। इसका सबसे ज़्यादा सकारात्मक या पॉजिटिव इम्पैक्ट जो देखने को मिला था वो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, है ना? इसके साथ साथ कुछ
और भी स्टेट्स हैं जिनके कुछ ज़िलों में, है ना? जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ ज़िलों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। विशेष रूप से जो हरित क्रांति से जो ज़्यादा प्रभाव हुआ था, वो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में देखने को मिला था। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम की भूमिका भी जो है इस हरित क्रांति में बहुत अहम रही थी। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इसके तहत 14 बैंक जिनकी कुल जमा राशि 50 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा थी, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनका नेशनलाइजेशन किया गया। इसी क्रम में 1980 में और 6 जो कमर्शियल बैंक थे उनका भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया। सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1971 ईस्वी में दिया गया, जिसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। और जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम था, ये शुरू हुआ था 1975 में। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके अलावा इसमें गरीबी और जो भी साक्षरता संबंधी बिंदु थे, आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में किस तरीके से सुधार लाना है और आय संबंधी जो असमानताएं हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, ऐसे उद्देश्यों के साथ में ये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो था वो स्टार्ट किया गया था। भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत किस साल की गई थी? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत सर 2015 में हुई, है ना? 2015 की कुछ और महत्वपूर्ण योजना है और कुछ योजना ऐसी हैं जो पुरानी भी हैं और अभी भी जो है प्रासंगिक हैं, पूछी जाती हैं। इनमें से काफ़ी योजनाएं जो है गत वर्षों के परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो धीरे-धीरे जो है, क्योंकि अभी हमारी जर्नी जो है वो काफ़ी लंबी है, तो जो भी पुरानी योजनाएं हैं जो अक्सर करके पूछी जाती हैं, बेशक पुरानी योजना है लेकिन वर्तमान समय में भी जिनका कोई ना कोई एक कह सकते हैं औचित्य बनता है, वर्तमान समय में भी जो प्रासंगिक हैं, उन योजनाओं को भी मैं धीरे-धीरे इसमें कवर करता रहूँगा, है ना? तो ये 2015 की योजनाएं हैं। तो हृदय योजना जो थी सर, ये 21 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 22 जनवरी 2015 को चालू की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, हालांकि बहुत सारी योजनाएं थी 2015 की, लेकिन कुछ जो प्रमुख योजनाएं हैं उन्हें ही मैंने यहाँ पे लिखा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसे हो गई, ये पूछा जाता है ना, 19 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 8 अप्रैल 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। उस्ताद योजना, ये पूछा जा चुका है ना, 14 मई 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। ऐसे ही आपका डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, ये 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 15 जुलाई 2015 को लागू हुई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये इम्पॉर्टेंट है, 25 जुलाई 2015 को। ऐसे ही सागरमाला भारतमाला, ये पूछे जा चुके हैं, 31 जुलाई 2015। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 20 सितंबर 2015 और उदय योजना ये 5 नवंबर 2015। तो ये कुछ 2015 की कुछ योजनाएं थी। निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना। ठीक है, इनको कालानुक्रम में लगाना है। तो इसमें से देखेंगे, इनमें सबसे पहले जो हुआ था घटनाक्रम, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण था। इसके बाद में एलआईसी की स्थापना होती है और इसके बाद में आईडीबीआई की स्थापना हुई और फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। इनको देखते हैं ये कब कब हुए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास निगम जो है ये 1964 में स्थापित हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया ये 1 जनवरी 1949 को किया गया सर। ठीक है, 13वां प्रश्न है, कथन कारण से जुड़ा हुआ है। कथन है, जिन देशों में कर जीडीपी जो रेशियो होता है, कर जीडीपी, ठीक है, टैक्स जीडीपी रेशियो उच्च होता है, वे अपने बुनियादी ढांचे यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ है या एजुकेशन है, इन सेक्टर्स पर ज़्यादा खर्चा कर पाने में सक्षम होते हैं। कारण क्या है कि आमतौर पर जो विकसित देश हैं उनमें विकासशील देशों की तुलना में जो कर जीडीपी रेशियो होता है वो हाई होता है, उच्च होता है। तो अगर इंडिविजुअली देखें दोनों को, कथन और कारण को, तो दोनों सही हैं। जिन देशों में टैक्स रेशियो जो भी टैक्स जीडीपी रेशियो है वो अगर ज़्यादा है, कर जीडीपी अनुपात उच्च है,
तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो मजबूत होगा, हेल्थ सेक्टर मजबूत होगा, एजुकेशन सेक्टर मजबूत होगा, क्योंकि इस अनुपात के उच्च होने से जो भी सरकार है वो इन सेक्टर्स पर ज़्यादा खर्चा कर पाने में क्या होती है, सक्षम होती है। और जो भी विकसित देश हैं, जाहिर सी बात है विकसित देशों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकासशील देशों से बढ़िया ही होता है, स्वास्थ्य सुविधा भी बढ़िया होती है, एजुकेशन सेक्टर भी बढ़िया होता है। तो इसका मतलब यही है कि विकसित देश जो हैं उनमें कर जीडीपी अनुपात जो है वो उच्च होता है, लेकिन कारण का कथन से संबंध नहीं है। कथन से कैसे संबंध नहीं कि इसका परिणाम कथन ए नहीं है, इस वजह से ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। इंडिविजुअली दोनों राइट हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, कर जीडीपी रेशियो। तो कर से जीडीपी अनुपात, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये क्या होता है, किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद की रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, उसके सापेक्ष देखेंगे तो कर राजस्व के आकार को दर्शाने का काम करता है। ये जीडीपी के परसेंटेज के रूप में व्यक्त सरकार के कर राजस्व के आकार को रिप्रेजेंट करता है। कर से जीडीपी अनुपात जितना ज़्यादा होगा, देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उतनी ही बेहतर होगी, है ना। उच्च कर जीडीपी अनुपात जो होता है वो ये दिखाता है कि सरकार अपने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार पर ज़्यादा खर्च कर पाने में सक्षम है, क्योंकि जीडीपी की तुलना में जो टैक्स मिल रहा है उसको कर संग्रहण हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। और उच्च कर से जीडीपी अनुपात उधार पर सरकार की जो निर्भरता होती है उसको भी कम करता है, यानी सरकार को खर्चों को चलाने के लिए बाहर से ज़्यादा उधार नहीं लेना पड़ता, है ना। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है अगर कैसा है, हाई है ना। निम्न में से किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है? तो ये आर्थिक सहयोग और व्यापार संगठन है जिसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा में नहीं है। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अंकटाड या विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के जो मुख्यालय हैं वो जिनेवा में है। आर्थिक सहयोग और व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है ना। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, पेरिस में है। आर्थिक सहयोग एवं व्यापार संगठन को OECD संक्षेप में कहते हैं, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में बात करते हैं, ये सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई। और जब इसकी स्थापना हुई, जब इसको किस नाम से जाना जाता था, यूरोपीय प्रबंधन फोरम इसको कहा जाता था। 1987 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच की जो एनुअल मीटिंग होती है उसका आयोजन हर साल स्विट्जरलैंड के राजेस शहर में आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको बोलते हैं हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड संक्षेप में इसको कहा जाता है। अंकटाड की स्थापना 1964, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी एजेंसी है, मुख्यालय इसका जिनेवा में है और भारत जो है वो अंकटाड का संस्थापक सदस्य है। जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से भारत इसका मेंबर है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पे सर, जिनेवा में है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है पंचवर्षीय योजनाएं, और वो पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है वो उसके सामने दे रखा है। हालांकि 5 ईयर प्लान्स को भी मैं इकोनॉमिक्स की जो पिछली क्लास थी उसमें डिटेल में हम इसके बारे में बात कर चुके, तो इस वजह से इसकी एक्सप्लेनेशन पर हम नहीं जाएंगे। जो चीज़ें थी मॉडल वगैरह तो वो यहाँ पे रख दिए गए हैं, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना ये हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी वाली नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी वाली जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और चौथी जो 5 ईयर प्लान थी ये गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन से, यहाँ से यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस जो है आपके स्टार्ट हो गए। अभी ये इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन, इसके बाद में आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 85 सीटें आवंटित हैं, गलत कथन है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थानों की संख्या 34 है, ये भी गलत कथन है। दोनों कथन गलत हैं। तो सही क्या है, सही है सर, लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 80 सीटें आवंटित हैं और राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को जो सीटें प्रदान की गई हैं उनकी संख्या 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी 2019-21 के मतलब 2019-21 के मतलब 19-21 के आंकड़ों को आधार बनाते हुए 2024 में आई थी वैसे रिपोर्ट ये। तो इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में जो बहुआयामी निर्धन है, ठीक है, उनका रेशियो कितना है, तो लगभग 22.93%। ये जो रिपोर्ट थी ये
बहुआयामी गरीबी पर आधारित थी, बहुआयामी गरीबी, ठीक है, एक तरह से जिसको बोलते हैं मल्टीपल पॉवर्टी, है ना, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी सूचकांक, ये उसी के साथ जारी होता है। तो इसके आधार पर उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनों का अनुपात जो है वो 22.93% है। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनों का अनुपात 2015-16 में 37.68% था, वो घट करके 19-21 में ये 22.93% रह गया है। इस प्रकार जो अवधि थी 2015-16 से लेकर के 19-21 तक की, इस अवधि में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता का जो अनुपात है उसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो 14.75% की कमी हुई है। इस संदर्भ में बिहार में जो है 18.13% की कमी हुई है और मध्य प्रदेश में 15.94% की कमी हुई है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है बहुआयामी निर्धनता अनुपात में कमी के मामले में तीसरे नंबर पर है, ठीक है, सबसे ऊपर बिहार है, फिर एमपी है, तीसरे स्थान पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा कथन सही है? चंबल नदी फतेहपुर के पास में यमुना नदी से मिलती है, पहला स्टेटमेंट है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। गंगा नदी यूपी में कहाँ से? बिजनौर जिले से एंटर करती है, और चंबल जो है वो फतेहपुर के पास में यमुना से नहीं मिलती है ना, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दोनों नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है यहाँ से हम देखते हैं। चंबल के बारे में बात करते हैं। चंबल निकलती कहाँ से है सर? ये मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, इसमें जानापाव नाम की पहाड़ियाँ हैं, उनसे ये चंबल नदी निकलती है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिलती है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 1051 किलोमीटर। ये जो चंबल नदी है ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मिलन बिंदु के पास चंबल की लगभग 425 किलोमीटर की जो लंबाई है उसको राष्ट्रीय चंबल नदी उद्यान घोषित किया गया है। यानी कहाँ कहाँ पे? राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश का जो एक तरह से कह सकते हैं ट्रांजिशन पॉइंट है, तो वहाँ तक जो इसकी जो लंबाई है 425 किलोमीटर के आसपास, इसको राष्ट्रीय चंबल नदी उद्यान घोषित किया गया है। इस पर कुछ परियोजनाएं भी बनी हुई हैं, जैसे गांधी सागर बांध हो गया, राणा प्रताप सागर बांध हो गया, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये सभी चंबल नदी पर बने हुए हैं। और चंबल नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? पार्वती, काली, सिंध और बनास, ठीक है, काली, सिंध, पार्वती और बनास इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा के बारे में बात करते हैं। गंगा उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद यानी गोमुख से निकलती है, और जहाँ से ये निकलती है इसका नाम होता है भागीरथी, ठीक है। जैसे जैसे भागीरथी आगे बढ़ती है तो ये देवप्रयाग पहुँचती है, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से ये मिल जाती है, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं, और भागीरथी अलकनंदा की जो संयुक्त धारा होती है, कंबाइंड इसकी जो स्ट्रीम होती है, इसको हम गंगा कहते हैं, ठीक है। गंगा की कुल लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर, जिसमें से 1000 किलोमीटर के आसपास जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भारत और उत्तर प्रदेश में जो है सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, मतलब वहाँ पे जाके ये गिरती है, विलीन हो जाती है समुद्र में। मैदानी भाग में गंगा सबसे पहले हरिद्वार में प्रकट होती है, उससे पहले ये पहाड़ों से निकल करके आती है, और मैदानी क्षेत्र में अगर बात करें तो हरिद्वार में ये देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से एंटर होती है? बिजनौर जिले से। ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है गंगा, और बलिया होते हुए ये कहाँ पे एंटर कर जाती है? उत्तर प्रदेश से बिहार में। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग जो है, नेशनल वाटरवे जो है, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ये प्रयागराज और हल्दिया के बीच में है, गंगा नदी पर बना हुआ है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी प्रदान किया गया था। 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है? तो ये मथुरा जिले में खोला गया है। 1 जनवरी 2024 को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मथुरा के वृंदावन में स्थापित संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। ये भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है, ऑल गर्ल सैनिक स्कूल है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा जिला करता है? तो ये प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन होता है, और प्रतापगढ़ के अलावा भी प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, वाराणसी, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये जिले जो हैं इनमें भी आंवला जो है इनका प्रोडक्शन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में होता है। कुछ मेले त्यौहार दे रखे हैं, उनके आयोजन स्थल कहाँ कहाँ पर ये आयोजित किए जाते हैं, इसको मैच करना है। पहले से मैच है। पशु मेला लगता है बटेश्वर में सर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, और माघ मेला लगता है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बस्ती, बस्ती का जो
प्रोडक्ट है वो है कास्ट शिल्प, यानी जो लकड़ी वगैरह का शिल्प होता है, लकड़ियों से कुछ शिल्प कला के जो चीज़ें तैयार की जाती हैं शिल्प कला के अंतर्गत, वो बस्ती का ओडीओपी प्रोडक्ट है। और प्रयागराज के लिए मूंज उत्पाद हैं। बुलंदशहर के लिए कांच उत्पाद नहीं है, कांच उत्पादों के लिए फिरोजाबाद को जो है ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है। बुलंदशहर जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। महाराजगंज फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6% से ज्यादा भाग पर वन है। और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? भदोही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 6% से ज्यादा भाग पर वन भी है और उत्तर प्रदेश का सबसे कम वनावरण वाला जिला भदोही है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 6.15% भाग पर वनावरण है। और इसमें वृक्षावरण को भी मिला दिया जाए तो ये लगभग 9.23% के पास तक पहुंच जाता है। प्रदेश में कुल वन क्षेत्र जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.22% है। यानी जितना भी उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जोग्राफिकल एरिया है जो यूपी का, उसका कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 7.22 के आसपास। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वनावरण का कुछ न कुछ हिस्सा पाया जाता है और न्यूनतम वनावरण वाला जहाँ पर सबसे कम वन आवरण है वो भदोही है। इसमें मात्र 3.71 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, 3.71 वर्ग किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो क्या है, जिसमें वनावरण पाया जाता है। बाकी सब वैसा ही एरिया है। कौन सा आयोग में सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, आपको पता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद नहीं थे, ये मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। जीबी पंत जो थे भारत के, उत्तर प्रदेश के सॉरी, पहले मुख्यमंत्री थे। और संपूर्णानंद जो थे मुख्यमंत्री थे, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत के बाद में ये मुख्यमंत्री बने थे, पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजातियों और उनके जिलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, परहिया जनजाति जो है ये सोनभद्र में पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। अगरिया देवरिया में नहीं पाई जाती है। और चेरो जो है ये वाराणसी के साथ साथ सोनभद्र में भी पाई जाती है। अगरिया जनजाति या जितनी भी जनजाति हैं उन सभी जनजातियों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सारी जनजातियों को ऐड ऑन कर दिया है। प्रदेश में जो भी अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के जनजाति मंत्रालय के अनुसार प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं वो 15 हैं। 15 के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं और वे कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये आप यहाँ से देख लेंगे। थारू जो है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये जो है थारू जनजाति के निवास हैं। भोक्सा बिजनौर में पाई जाती है। भोटिया जो है ये बहराइच, गोंडा, लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात और खीरी में पाई जाती है। जौनसारी जो है ये उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसे ही हम गोंड को देखेंगे तो गोंड हो गया, गोंड के साथ में धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ठीक है, ये इसी की कैटेगरियाँ हैं। इसमें देखेंगे तो ये जनजातियाँ महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती हैं। खरवार या खैरवार जो है ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में है। और ख़ास करके आपसे जो प्रश्न में पूछा जाता है वो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो कि मतलब इसमें देखेंगे ऊपर वाली जनजातियां हैं। तो सबसे पहले हमने थारू देखी, तो थारू का जो विशेष स्थान है सबसे पहले वो कहा आता है, वो आपका उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है वो आ जाता है ना। और बाकी की जो जनजातियां हैं वो एक से ज़्यादा जिलों में भी पाई जाती हैं, आपने देखा था। तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि कौन से ज़िले को माना जाएगा और ऐसे इतने ज़िलों को हम कैसे याद रखेंगे। जनरली क्या होता है, वो एक एक्सेप्शन है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जनरली यही होता है कि जनजाति उसी तरीके की पूछी जाती है जो एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है ना। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। सॉरी। तो यहाँ से देखते हैं सहरिया। सहरिया जनजाति जो है ये पाई जाती है सर आपका कहाँ पे? ललितपुर में, है ना। सहरिया जनजाति आपकी ललितपुर में पाई जाती है। पहाड़िया जनजाति सोनभद्र में है। बैगाबी सोनभद्र में पाई जाती है। पंखा और पनिका ये सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाते हैं। अगरिया जनजाति
ये देवरिया में दे रखी थी क्वेश्चन में, देवरिया में नहीं है, सोनभद्र में पाई जाती है। पतरी भी सोनभद्र में पाई जाती है। चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। भुइया जनजाति जो है ये भी सोनभद्र में। सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं सर? सोनभद्र में पाई जाती हैं। ठीक है। 26वां है मेला और उनसे जुड़े हुए जनपद। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में। कंपिल मेला फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। ददरी मेला बलिया में लगता है। आप में से जो लोग कह रहे थे कि आप ऐसे क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए वो एक तरीके के हर तरीके के क्वेश्चंस जो है, क्योंकि अभी तो ये 11वां दिन है तो काफ़ी टाइम तक ये सीरीज चलनी है, तो हर तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वाले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे होंगे। देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, है ना। पहले इकोनॉमिक्स के जो एक तरह से कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको मैंने रखा है, बाद में जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे उनको देख लेंगे, मतलब कवर पूरा करना है हमको। अब इस वाली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे होंगे जो आपको पता होंगे, आपसे आते होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से ऐसे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था जब मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे पास में। देखिए अलग अलग टेस्ट सीरीज़ है, मैं उनकी भी हेल्प लेता हूँ। अब कोई ये कहे कि साहब ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, मैंने ये उत्पन्न किया है ना, मैं इसका जनक हूँ, ओरिजिन इसका मुझसे ही हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है। कोई बोलने को भले ही बोलता रहे कि साहब क्वेश्चन हमने बनाए, लेकिन सारे क्वेश्चन लोग इसी तरीके से करते हैं। ठीक है। अब मुख्य चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, आप देखेंगे 50 तरह की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी आपको, 50 तरीके के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 50 तरीके की बुक्स मिल जाएंगी। अब इतनी सारी बुक्स में से क्या ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसको पूरे को एक तरीके से क्या करना, सॉर्ट आउट करना, उसमें से चीज़ें निकालना, बढ़िया बढ़िया चीज़ें कहाँ हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्या पूछा जा सकता है, वो चीज़ें निकालना। तो ये काम जो है आपके लिए मैं कर रहा हूँ, है ना। वरना आप ये 40 क्वेश्चन बना करके देखो और ढूंढ करके देखो अलग अलग जगह से, तो बहुत इसमें मेहनत लगती है यार, बहुत काम लगता है ना। और मैंने इससे पिछली वीडियो में भी कहा था, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सर। वैसे भी हमारे चैनल का नाम है द रिवॉल्यूशन, और रिवॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, क्रांति। एक दिन में नहीं आती लेकिन एक दिन ज़रूर आती है, लाएंगे किसी दिन, कोशिश जारी है। और जब तक वही है कि जब तक नहीं आएगी तब तक लगे रहेंगे, है ना। कभी तो जागेगा, लोग समझेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अब ऐसा भी नहीं होता है कि आपने देखा होगा अक्सर करके लोग जो नोट्स दे रहे हैं, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो 500 पेज और 400 पेज के नोट्स हैं यार। तो 400-500 पेज के करंट अफेयर्स के नोट्स आपको दे दिया जाए यार, आप पढ़ कैसे लोगे। हालांकि अगर मेरे इन पेजेस को आप देखेंगे तो ये भी बहुत हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं सर, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट तो आप पहले पढ़ चुके हैं सारे, मतलब आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे, किताबें नहीं पढ़ी होंगी, तो स्टैंडर्ड बुक आपने पहले पढ़ी होंगी, है ना। जब पेपर में इतना कम टाइम बचा है, खास करके ये पेपर कैंसिल हो चुका था, दोबारा हो रहा है, तो जब पहला पेपर हुआ था तब तक आपने चीज़ें पढ़ी होंगी और उसके बाद में आपको अच्छा खासा टाइम मिला है, तो तब से अब तक आप पढ़ते ही चले आ रहे होंगे। तो जब चीज़ें एक बार आप कवर कर लें, मोटे तौर पर चीज़ों को एक बार पढ़ लें, जो भी हमारा सिलेबस है वो सिलेबस किन किन बुक से फुलफिल हो रहा है उसको हमने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में उसको धार देने का काम जो करता है, और सबसे ज़्यादा फर्क पैदा करने वाली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप कितने क्वेश्चन लगा करके पेपर में बैठ रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा, ये मेरा खुद का अनुभव है ना। और वही है कि मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता चीज़ों को, कुछ चीज़ें मैं जहाँ जाना चाहता था वहाँ नहीं पहुँच पाया, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी का ड्रीम होती हैं वो भी मैंने करी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग जिनके पीछे भागते हैं वो मैंने जा कर के और छोड़ दी, है ना। तो ये बाकी की चीज़ें कभी, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि संडे संडे लाइव आया करें, कुछ बातचीत हुआ करेंगी आपसे बैठ कर के, और आपके कुछ क्वेश्चंस, आपकी कुछ क्वेरीज रहा करेंगी, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया करेंगे, और एक कनेक्टिविटी भी इससे जो है वो बनी रहेगी। तो मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है काफ़ी सारे एग्ज़ामों का जो मैंने दिए हैं, निकाले हैं, और अच्छे स्कोर के साथ मैंने निकाले हैं, तो उसका एक्सपीरियंस यही है कि पहले जो सिलेबस है आपका सर उसको बढ़िया तरीके से पढ़ो, समझो, और किताबों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किताब जो है हम कौन सी चूज़ कर रहे हैं कि ये हमारे सिलेबस को फुलफ़िल करेगी। तो सिलेबस को पहले रटो, किताबें बाद में रटो, पहले सिलेबस को रटो। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं तो आप तुरंत की तुरंत उस सिलेबस से कनेक्ट कर जाएँ कि ये जो है हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हमने बुक में जो है उसको अंडरलाइन कर दिया है ना।
तो जब सिलेबस के आधार पर अपने बुक्स को पढ़ लिया, उसके बाद में जो आपका काम रह जाता है, जो उसको कह सकते हैं ना सोने पे सुहागा बनाता है, तो वो होता है कि आप कितने क्वेश्चंस लगा करके जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है ना। प्रैक्टिस सेट जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाए जाए उतने लगाओ, 1000 2000 5000 जितने क्वेश्चन लगाने लगाओ, लेकिन उससे पहले किताबों को पढ़ो। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस लगा रहे हो, है ना। अगर आपकी जो मेमोरी है थोड़ी सी शार्प है, आप चीज़ों को समझते हैं, तो आप क्वेश्चन से भी बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं। होता है ऐसा, तो ये ज़रूरी है। अब आपको नोट्स दे दिए जाएं 500 पेज के, 700 पेज के, लाओ इनको याद कर लेना, तो ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें, है ना। क्योंकि 500-700 पेज इकट्ठे कोई भी कर सकता है। आप भी जाओगे मार्केट से 5-6 मैगजीन उठा लाओगे, इतने ही पेज हो जाएंगे, और 5-6 मैगजीन अगर पढ़ लोगे तो करंट आपकी छूटेगी भी नहीं, सारे क्वेश्चन करके आओगे, लेकिन उनको याद कौन रखेगा भैया, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कोई भी अगर आपकी हेल्प कर रहा है या कोई भी आपके लिए कुछ चीज़ें बेहतर देने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो मेन टारगेट है वो ये होना चाहिए कि 700 500 800 पेज का कोई मटेरियल है, उसको बिल्कुल छोटा करके, और ऐसा भी नहीं लगे कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं, उसको छोटा कर दे, और ताकि आपको पढ़ने में उसको आसानी हो, याद करने में आसानी हो, है ना। ऐसा ही कुछ हम आगे करने वाले हैं, ये पीसीएस निकल जाने दीजिए। एक ऐसा वही है, जैसे मैंने बोला ना, रेवोल्यूशन, क्रांति, तो मतलब क्रांति जैसा ही कुछ करने वाला हूँ मैं। ये पीसीएस प्रीलिम्स होने दो यहाँ से, फिर इससे अगला जो प्रीलिम्स होगा उससे, उसके लिए अभी से, ये प्रीलिम्स होने के बाद में उसके लिए अभी से एक ऐसी चीज़ तैयार कर रहे हैं। सब्जेक्ट कर रहे हैं नहीं सर, कर रहा हूँ, मतलब अकेला हूँ, क्या करें। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ कि पूरे सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, सारे के सारे। कोई टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पे आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। तो थोड़ा सा बीच में मैंने आपका 5-10 मिनट शायद मैंने ख़राब कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। कारण क्या है इसका कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र क्रमशः आरोही क्रम में उसके नीचे हैं। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है, ये सही है। तो इसका जो कारण है ये इसकी व्याख्या थोड़ी कर रहा है ना। जनगणना 2011 के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों का जो अवरोही क्रम है वो यहाँ पे लिख दिया है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर बिहार आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। तो कथन जो है दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी, इसके आधार पर सम्मिलित करना है आपको। लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर जाना जाता है। मूंज उत्पाद सुल्तानपुर, तारकसी कला, मैनपुरी, और आपका सींग और अस्थि उत्पाद जो हैं ये आपके संभल संभल जो है सींग और अस्थि उत्पादों के लिए जाना जाता है। सही सुमेलन कीजिए। महाजनपदों की राजधानियाँ या इनके बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको पिछले सेशंस में कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है। ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र के हिसाब से इन महाजनपदों की अवस्थिति को बता रहा है। तो पांचाल क्षेत्र जो था, पांचाल जो महाजनपद था, ये किस क्षेत्र में पड़ता था? रोहिलखंड क्षेत्र में आज के हिसाब से। सूरसेन जो था ये ब्रजमंडल क्षेत्र में पड़ता था। कौशल जो था ये अवध क्षेत्र में पड़ता था। अवंती जो था ये मालवा क्षेत्र में पड़ता था। बाकी इनके बारे में हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं गया यहाँ पे, है ना। कौन से कथन सही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मथुरा निर्माण की मूर्ति निर्माण की मथुरा शैली जो थी वो मूलतः भारतीय शैली थी, और इसकी जो थीम है वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। मतलब मूर्तियाँ वगैरह जो मिली हैं वो हिंदू धर्म से भी जुड़ी हुई हैं, बौद्ध से भी और जैन धर्म से भी। इनमें जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो उसमें विशेष रूप से लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। मथुरा की मूर्ति कला जो शैली है, मथुरा शैली है ना। बुद्ध की पहली मूर्ति जो थी वो मथुरा शैली में बनी थी। दिल्ली के निकट मथुरा कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी, ये दूसरी राजधानी थी कनिष्क की, ठीक है। कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क। यहाँ मूर्ति कला की जो शैली विकसित हुई उसी को मथुरा शैली का नाम दे दिया गया। यहाँ बुद्ध के अलावा जैन तीर्थंकर, हिंदू देवी देवता, यक्ष, नाग, शिव, कार्तिकेय, इनकी भी मूर्तियाँ बनाई गई थी। ये मूर्तियाँ प्रायः बलुआ, लाल पत्थर या चित्तीदार पत्थर से बनी हुई हैं। मथुरा शैली में बनी बुद्ध की मूर्ति
मथुरा शैली में बुद्ध की जो मूर्तियां थी वो भारतीय संत या सन्यासियों की तरह दिखती हैं। इस शैली में बुद्ध को प्राय भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि को स्पर्श करते हुए, अभय मुद्रा, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। किस शैली में? मथुरा शैली में। बुद्ध की जो अधिकांश मूर्तियां हैं सर वो कैसी हैं? खड़ी फॉर्म में है, जिसके पैरों के नीचे सींग की आकृति बनी है और सिर के पीछे एक प्रभा मंडल बनाया गया है। जैसे आप जो भी गॉड्स वगैरह हैं उनकी तस्वीरें देखते होंगे तो उनके पीछे, मतलब सिर के पीछे इस तरीके का एक प्रभा मंडल, जहाँ से ऐसा लगता है कि प्रकाश सा निकल रहा है, इस तरीके का एक उसको व्यू दिया जाता है। तो सिर के पीछे एक बड़ा प्रभा मंडल बनाया गया है बुद्ध की मूर्तियों के पीछे। ये तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मूर्ति की दूसरी समकालीन, इसी के समकालीन एक और कला थी गांधार शैली, है ना। इस गांधार शैली में बुद्ध को राजकुमार की तरह दर्शाया गया है और मथुरा शैली में बुद्ध को एक महात्मा, एक संत की तरह दिखाया गया है। गांधार शैली पर यूनानी और रोमन कला शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसका विकास मौर्योत्तर काल में ही उत्तर प्रदेश से दूर गांधार क्षेत्र में हुआ था। मथुरा शैली में निर्मित कनिष्क की एक सिर विहीन, जिसमें सिर नहीं है, खड़ी हुई पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिस पर क्या अंकित है? राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को, राजाओं के राज, राजाओं के राजा, देवताओं के पुत्र कनिष्क, ये जो है उस पर अंकित है। ठीक है, 31 क्वेश्चन। अब यहाँ से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन है। देखिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस वैसे बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, इसमें जो विशेष रूप से चीज़ें पूछी जाती हैं एक तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाली चीज़ें होती हैं, वो टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ भी मैंने डाल रखी है और उसका एक वीडियो भी है ना। उसमें कुछ अपडेट करना होगा तो कर देंगे। वैसे अभी कुछ ऐसा कोई नया डाटा आया नहीं है, ज़्यादा पुराना नहीं है, वो अभी का है। उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन है, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ प्रोडक्शन हो या जो मिनरल्स वगैरह हैं, आपके खानों से निकलते हुए खनिज वगैरह, ये सारी चीज़ों का जो प्रोडक्शन है, कौन कौन सा देश अग्रणी है, कौन सा स्टेट अग्रणी है भारत के रिस्पेक्ट में, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियर कर रखी हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कृषि वाले वहाँ से आते हैं। तो कुछ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उसको मैं यहाँ पे मतलब एक दो वीडियो में और ये एग्रीकल्चर वाले दूंगा। इसके बाद में कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इसी में हम कवर करेंगे और कुछ जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, विविध वाले जो प्रश्न होते हैं, उसको भी इसी वाले पार्ट में, यानी इसमें हम क्या करते हैं, 3 सब्जेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल और इकोनॉमिक्स चलते रहेंगे, है ना। और जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, जैसे ये यहाँ से थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसका एक जो अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट करा लूँगा मैं यहाँ से, फिर इसमें कंप्यूटर कराएंगे इसी के साथ में, और जो भी छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो फिर इसी में जो है ऐड करते चलेंगे आगे, है ना। 31वां प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण ये दोनों शामिल हैं। और दूसरा कथन है कि स्थानांतरी कृषि अमेजन बेसिन के वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित होती है। तो देखिए वाणिज्यिक कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल नहीं होते, ये आदिम कृषि में आते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ें, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, इसको मैं पिछले जो इसी सब्जेक्ट की वीडियो थी उसमें मैंने क्लियर कर दिया है। तो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण ये आदिम निर्वाह जो कृषि होती है उसमें आते हैं, वाणिज्यिक कृषि में नहीं आते, कमर्शियल उसमें नहीं आते, है ना। और बाकी की जो स्थानांतरित कृषि है अमेजन बेसिन के वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। आगे देखते हैं इसमें, आदिम निर्वाह कृषि में ये दोनों चीज़ें आती हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। और दूसरा तो सही है ही, क्योंकि ये कहाँ कहाँ पे प्रचलन में है। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के जो वन क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, दक्षिण पूर्वी एशिया है या उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 4 राज्य दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। इनमें से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो ये सभी चारों राज्य जो हैं ये चाय उत्पादक राज्य के तौर पे जाने जाते हैं, आंध्रा, केरल, हिमाचल और त्रिपुरा। ठीक है। चाय की खेती वृक्षारोपण कृषि का एक उदाहरण है, यानी रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। ये भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई एक पेय फसल है। और चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में गहरी और उपजाऊ और अच्छी तरीके से जल निकासी वाली जो मिट्टी होती है, जिसकी जल धारण क्षमता और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर जो मिट्टी होती है उसमें ये उगती है बेहतर तरीके से। प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? असम हो गया, है ना, दार्जिलिंग की पहाड़ियों पे भी चाय की खेती होती है, और जलपाईगुड़ी जिला जो है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, है ना, ये सारी जगह जो है यहाँ पे चाय का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। 33वां प्रश्न है, ये जो फसल है, किसी फसल के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, इसके विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत पड़ती है।
हल्की अपवाहित मिट्टी जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, इसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। ये फसल निम्न में से कौन सी है? तो ये कपास की फसल के संदर्भ में यहाँ पे कहा जा रहा है ना। उपोष्ण प्रकृति की होती है कपास की फसल। कठोर पाला अगर पड़ता है सर्दियों के टाइम पे तो इसके लिए जो है वो नुकसानदायक होता है। और 210 दिनों में ये फसल जो है वो तैयार हो जाती है, पूरा डेवलपमेंट इसका हो जाता है। और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की इसके लिए ज़रूरत होती है ना। भारत को कपास के पौधे का मूल घर वैसे माना जाता है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो भी रॉ मटेरियल मिलता है वो कपास से मिलता है। दक्कन के पठार की काली कपास मिट्टी जो होती है, इसके सूखे भागों में कपास अच्छी तरीके से विकसित होती है। दक्कन पठार का जो काली कपास मिट्टी वाला क्षेत्र है जो अक्सर करके सूखा रहता है, वहाँ पर इस फसल को ठीक तरीके से उगाया जाता है। प्रकृति इसकी इस फसल की कैसी है? ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा या सिंचाई, 210 दिन लगभग इसको चाहिए पूरी तरीके से रेडी होने के लिए, लेकिन ज़्यादा पाला वगैरह उन दिनों में नहीं पड़ना चाहिए। तेज़ धूप से इसके जो बल्ब होते हैं वो खिलते हैं जिसमें से रुई निकलती है। नमी को बनाए रखने में सक्षम हल्की अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जो होती है इसकी वृद्धि के लिए ज़रूरी होती है। ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। इसे पकने में 6 से 8 महीने का टाइम लग जाता है। और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है ये कपास उत्पादक राज्यों में आते हैं। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल और बाजरा 3 चीज़ें दे रखी हैं। इसके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्रमुख रूप से वर्षा पर आधारित फसल है? तो तीनों फसल वर्षा पर आधारित हैं, चाहे मूंगफली, तिल या बाजरा कोई भी हो, है ना। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग और अरहर ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। इनमें से कौन सी फसल दलहन, दाल के रूप में यानी खाद्य के रूप में, और चारे के रूप में और हरी खाद तीनों के रूप में जो है यूज होती है? तो लोबिया और मूंग का यूज जो है इन तीनों में होता है। दलहन के रूप में भी यानी हम लोग इसकी दाल भी खाते हैं। पशुओं के लिए चारे के रूप में भी इसका यूज होता है और हरी खाद के रूप में भी इसका यूज होता है। अरहर जो है इन तीनों प्रयोगों में नहीं आती है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर वानिकी से संबंधित है। और सिल्वीकल्चर जो होता है ये वन पारिस्थितिकी यानी वानिकी और उसके प्रबंधन का विज्ञान है। सेरीकल्चर क्या होता है? ये रेशम कीट का पालन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर ये सब्जियों की खेती से संबंधित विज्ञान है। हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से जुड़ी हुई है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई है। आर्बोरीकल्चर इसमें सजावटी पेड़ों से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं। और वर्मी कल्चर ये केंचुए से जुड़ी हुई है। ठीक है। निम्न में से कौन सी रबी की फसलें हैं? तो जौ और चना इसमें से रबी की फसलें हैं। और जो भी रबी की फसलें या खरीफ या जायद की फसलें हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर सर्वर डाल दिया है। तो दोबारा से आपको ये क्वेश्चन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पूछा जाता है। फसलों के नाम दे दिए जाते हैं, पूछ लेता है कौन सी फसल रबी की, जायद की, या खरीफ की है। तो रबी की फसलें जो जनरली इनके बारे में बात करें तो ये सर्दियों में बोई जाती हैं और वसंत ऋतु में इनको काट लिया जाता है। जनरली देखा जाए तो अक्टूबर से दिसंबर तक ये बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून तक रबी की फसलों को काटा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? इसमें गेहूँ आ जाता है, जौ, चना, मटर, मसूर ये सारी चीज़ें रबी की फसलों में आ जाती हैं। बीजों के अंकुरण के लिए गर्म जलवायु और फसलों के विकास के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी जब इनको बोया जाता है तब थोड़ी हल्की सी गर्म जलवायु होती है जिससे बीजों का अंकुरण होता है। और फसल को पकाना है, अगर विकास करना है उसका, तो उसके लिए जलवायु ठंडी जो है ज़रूरी होती है। खरीफ की फसलों के बारे में बात करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बोई जाने वाली फसलें खरीफ या मानसून की फसलें कहलाती हैं। ये फसलें मौसम की शुरुआत में मई के अंत से लेकर जून की शुरुआत तक बोई जाती हैं और अक्टूबर में जो मानसून की बारिश शुरू होती है उसके बाद ये काट ली जाती हैं। चावल, मक्का, दालें जैसे उड़द, मूंग दाल, बाजरा ये सभी खरीफ की फसलों में आते हैं। इसे बढ़ने के लिए बहुत अधिक पानी और गर्म मौसम की ज़रूरत होती है। इसके बाद में जायद की फसलें आती हैं। इसकी बुवाई और कटाई देखें तो बुवाई मार्च के आसपास होती है, जुलाई में इनको काट लिया जाता है। रबी और खरीफ की फसल के बीच का जो टाइम होता है वो जायद की फसल उसमें बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। महत्वपूर्ण जायद की फसलों में देखें तो मौसमी फल हो गए, सब्जियां, चारा फसलें, ये सारी चीज़ें जायद की फसलों में आती हैं। 38 क्वेश्चन है। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस तरह की खेती की जाती है? यानी ऐसा ऐसी भूमि है या ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो वहाँ पर गहन निर्वाह खेती की जाती है। कैसी खेती जाती है? गहन निर्वाह खेती की जाती है। गहन निर्वाह खेती में क्या होता है? किसान जो होता है सरल साधनों का और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड की
खेती करता है। और गहन निर्वाह कृषि ये दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के मानसूनी क्षेत्रों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। किस वर्ष भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था? तो ये 1968 में जारी किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का यूज सबसे पहले विलियम गॉड ने किया था, शब्द का यूज। और विश्व में हरित क्रांति की बात करते हैं तो नॉर्मल बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसके बारे में ऊपर बात कर चुके हैं तो समय वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन चालू किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय पर स्टार्ट किया गया था। इसके फलस्वरूप भारत दुग्ध और दुग्ध से जुड़े हुए जो अन्य उत्पाद होते हैं उसका सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। ऑपरेशन फ्लड को भारत में श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय डेयरी संगठन ने वर्गीज कुरियन, जो कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं, इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को। वर्गीज कुरियन की एक पुस्तक है जिसका नाम है अनफिनिश्ड ड्रीम, इसको भी याद रखेंगे। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक और मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास समिति ये कहाँ पे है? गुजरात आनंद में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये हरियाणा के करनाल में है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज के क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सीरीज़ बंद नहीं होगी, लगातार आपके एग्ज़ाम तक ये जारी रहेगी और कुछ न कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश रहेगी, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, आपके सुझाव और आपके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, आपके जो कमेंट हैं वो सादर आमंत्रित हैं। आप पॉजिटिव चीज़ें भी बताइए और जहाँ पे भी आपको कमी लगती है तो उन कमियों को निकालने का भी प्रयास कीजिए। हाँ, एक तरफ आप ये जो टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक होती है उसको बताया ज़रूर करें, है ना। और इसको और क्या किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया आप भी दें। आपके विचार भी जो है आमंत्रित हैं और आपके विचार जब आएंगे यहाँ पे तो कुछ ना कुछ एक नया आइडिया मुझे भी मिलेगा कुछ नया करने के लिए। तो अपने विचारों को समय समय पर बताते रहा करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ नए और शानदार प्रश्नों के साथ में आपसे मुलाकात होगी 12वीं क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।